आ, अगर किसी इंसान की बाह की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? मतलब वो सीधे एक एक्सरे करवाता है? बिल्कुल, एक्सरे से सब साफ हो जाता है। हाँ, उस काली फिल्म पर एक सफेद रंग की टूटी हुई रेखा बिल्कुल साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए, ये रही समस्या। एकदम सीधा हिसाब है। वही तो, ये पूरी तरह से बाइनरी है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता, कोई धुंधलापन नहीं होता। और सच कहें तो इस तरह की स्पष्टता हम इंसानों को बहुत सुकून देती है। ये सच है। मतलब हम हर चीज को एक स्पष्ट श्रेणी में देखना पसंद करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है। बिल्कुल। मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में तो ये सटीकता मिल भी जाती है, लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया से निकलकर कानूनी दुनिया के दांव पेचों में कदम रखते हैं ना, तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। अरे हाँ, एकदम सही बात कही आपने। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य बिंदु भी है। जी। आज हम कानूनी दुनिया के सबसे अहम, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्से पर बात करने वाले हैं, यानी अदालत का जजमेंट। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। है ना? अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से सच्चा है, उसके साथ गलत हुआ है और उसके पास सबूत भी हैं, तो क्या अदालत में उसकी जीत पक्की है? मतलब क्या न्याय की एक्सरे मशीन तुरंत असली सच पकड़ लेती है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और इस जटिलता को समझने के लिए आज हमारे पास विश्लेषण के लिए बहुत ही शानदार स्रोत मौजूद हैं। हाँ, मैंने भी वो नोट्स देखे हैं। हाँ, हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से लिए गए विस्तृत नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। इन नोट्स में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी ने लीगल ड्राफ्टिंग की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी यानी जजमेंट का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। और देखिए, ये विषय सिर्फ वकीलों या कानून के छात्रों के लिए नहीं है। ये जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो कभी भी किसी प्रॉपर्टी विवाद, किसी कॉन्ट्रैक्ट के टूटने या यहाँ तक कि एक छोटे से कंज्यूमर फोरम के मामले में उलझ सकता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। आखिर बंद दरवाजों के पीछे अदालत के उस शांत कमरे में जज वास्तव में क्या देख रहा होता है? एक सफल कानूनी लड़ाई की असली रणनीति क्या होती है? ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बड़ी गलतफहमी को जड़ से उखाड़ना होगा जो आम जनता के मन में जजमेंट को लेकर होती है। गलतफहमी। कैसी गलतफहमी? अक्सर लोग सोचते हैं कि जजमेंट का मतलब सिर्फ एक हार या जीत की घोषणा है। जैसे किसी क्रिकेट मैच के अंत में स्कोरबोर्ड पर लिख दिया जाता है कि कौन सी टीम जीती। हाँ, एक आम इंसान तो यही सोचता है कि जज साहब आएंगे, हथौड़ा पीटेंगे और कहेंगे कि ये सही है और वो गलत, बस केस खत्म। पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के नोट्स इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। मैं बता रही हूँ, उनके अनुसार जजमेंट कोई एक लाइन का फैसला नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? ये पूरे केस का एक बहुत ही विस्तृत कानूनी निष्कर्ष होता है जिसे हम लीगल कंक्लूजन कहते हैं। लीगल कंक्लूजन? जी। इसका मतलब यह है कि अदालत सिर्फ परिणाम नहीं बताती, बल्कि वो पूरी यात्रा का दस्तावेजीकरण करती है कि वो इस परिणाम तक कैसे पहुंची। कानूनी निष्कर्ष ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है मुझे। इसका असल में क्या मतलब है? मतलब अदालत इस निष्कर्ष तक पहुंचती कैसे है? यहीं पर अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी का विश्लेषण काम आता है। वो स्पष्ट करते हैं कि अदालत मुख्य रूप से 3 मुख्य स्तंभों के आधार पर काम करती है। और वो 3 स्तंभ कौन से हैं? वो हैं इश्यूज यानी मुद्दे, एविडेंस यानी साक्ष्य और आर्ग्यूमेंट्स यानी बहस। अच्छा, इश्यूज, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल। कोई भी जजमेंट इन 3 चीजों के आपसी तालमेल का ही परिणाम होता है। तो क्या अदालत शुरुआत से ही इन 3 चीजों को अलग अलग करके देखती है? हाँ, मनीष शुक्ला जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अदालत कभी भी हवा में बात नहीं करती। अदालत सबसे पहले पूरे मामले को छोटे छोटे इश्यूज में बांट देती है। मतलब पूरे केस के टुकड़े कर देती है? एकदम सही। उदाहरण के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो अदालत ये नहीं कहेगी कि देखते हैं ये घर किसका है। तो फिर वो क्या कहेगी? अदालत विशिष्ट मुद्दे बनाएगी, जैसे क्या जो वसीयत पेश की गई है वह असली है, क्या उस वसीयत पर किए गए हस्ताक्षर दबाव में लिए गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अदालत पूरे पहाड़ को एक साथ नहीं देखती, बल्कि उसे छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देती है। जी बिल्कुल।
और फिर अदालत हर एक मुद्दे पर अपना अलग निष्कर्ष देती है। समझ रहा हूँ। जजमेंट में ये साफ तौर पर लिखा जाता है कि मुद्दा नंबर 1 के लिए क्या सबूत दिए गए, उस पर क्या बहस हुई और अदालत की नज़र में वो मुद्दा साबित हुआ या नहीं। अच्छा, हर मुद्दे का अलग फैसला। हाँ, और इन सभी छोटे छोटे निष्कर्षों को जब अंत में एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाके वो अंतिम जजमेंट बनता है जिसे हम हार या जीत कहते हैं। ये सुनकर मुझे गणित की एक बहुत कठिन परीक्षा की याद आ रही है। गणित की परीक्षा, वो कैसे? देखिए, स्कूल में जब हम अलजेब्रा या कैलकुलस के सवाल हल करते थे ना, तो सिर्फ अंत में सही उत्तर लिख देना काफी नहीं होता था। हाँ, स्टेप्स के नंबर मिलते थे। बिल्कुल। परीक्षक ये देखता था कि आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को कैसे हल किया है। अगर आपका फाइनल उत्तर एकदम सही है लेकिन बीच के स्टेप्स गायब हैं, तो परीक्षक आपके नंबर काट लेता था। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। तो क्या अदालत भी किसी की भावनाओं या दुखद कहानी पर काम नहीं करती? मतलब क्या ये सिर्फ एक तय गणितीय और तार्किक फॉर्मूले की तरह काम करती है? हाँ, अदालत का काम काफी हद तक एक न्यूट्रल या निष्पक्ष अंपायर का होता है। एक अंपायर ये नहीं देखता कि कौन सा खिलाड़ी ज्यादा भावुक है या किस टीम के समर्थकों की भीड़ ज्यादा शोर मचा रही है। बिल्कुल। मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के नोट से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अदालत केवल इस बात का मूल्यांकन करती है कि साक्ष्यों और कानून के तराजू में किसका पलड़ा भारी है। अदालत ये तय नहीं करती कि पूर्ण सत्य क्या है, वो सिर्फ ये देखती है कि जो नियम तय किए गए हैं उनके दायरे में रहते हुए किसने अपना पक्ष कानूनी रूप से सिद्ध किया है। लेकिन एक मिनट, अगर ऐसा ही है, अगर अदालत सचमुच उस न्यूट्रल अंपायर की तरह है जो सिर्फ सबूतों की तार्किक जांच करती है, तो फिर असल दुनिया में हमें इतने अजीब परिणाम क्यों देखने को मिलते हैं? अजीब परिणाम मतलब मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं और शायद हम सबने सुने होंगे जहां एक पक्ष बिल्कुल सच्चा था, उसके साथ घोर अन्याय हुआ था, उसके पास सबूत भी थे, फिर भी वो अपना केस हार गया। हाँ, ऐसा होता तो है। तो ये गणित का फॉर्मूला वहां फेल क्यों हो जाता है? अगर उनके पास सच था तो अंपायर ने उनके पक्ष में फैसला क्यों नहीं दिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमें उस दूसरे और सबसे चौंकाने वाले बिंदु पर ले जाता है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में विस्तार से किया गया है। अच्छा। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि अगर सच्चाई हमारे साथ है तो जीत अपने आप मिल जाएगी, लेकिन सच बताऊं तो कानूनी दुनिया की हकीकत इससे बहुत अलग है। तो असल हकीकत क्या है? लोग सच होते हुए क्यों हार जाते हैं? यहीं पर अमन बाजपेयी जी के नोट्स एक बहुत ही कड़वी लेकिन अहम सच्चाई उजागर करते हैं। वो बताते हैं कि कई बार अदालत में केस हारने का कारण ये बिल्कुल नहीं होता कि साक्ष्य कमजोर थे या सच्चाई नहीं थी। तो फिर क्या कारण होता है? असल कारण ये होता है कि उन बेहतरीन सबूतों को अदालत के सामने सही तरीके से प्रस्तुत ही नहीं किया गया। प्रस्तुत नहीं किया गया? मतलब सबूत होने के बावजूद उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मनीष शुक्ला जी हमेशा इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि ड्राफ्टिंग से लेके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक हर एक सीढ़ी बेहद मजबूत होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग का मतलब वो जो शुरुआती कागजी कार्रवाई होती है। बिल्कुल। कानूनी प्रक्रिया में ड्राफ्टिंग वह पहला कदम है जहां आप लिखित रूप में अदालत को बताते हैं कि आपका दावा क्या है। अगर आपकी ड्राफ्टिंग कमजोर है, अगर आपने उसमें कोई महत्वपूर्ण बात लिखना छोड़ दिया है, तो बाद में आप चाहे कितने भी अच्छे सबूत ले आएं, अदालत उन पर ध्यान नहीं दे सकते। रुको। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या आप ये कह रही हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा वीडियो या कागज है जो 100% साबित करता है कि मैं सही हूं, हाँ? लेकिन मैंने अपनी शुरुआती ड्राफ्टिंग या लिखित शिकायत में उस घटना का ठीक से जिक्र नहीं किया है, हाँ। तो जज उस सबूत को देखने से मना कर सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, बिल्कुल मना कर सकता है। बाप रे। कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी पक्ष अपनी प्लीडिंग्स या ड्राफ्टिंग से बाहर नहीं जा सकता। अगर आपने ड्राफ्टिंग में किसी मुद्दे की नींव ही नहीं रखी है, तो अदालत उस पर संज्ञान कैसे लेगी? लॉजिकल तो है। और मान लीजिए अगर ड्राफ्टिंग ठीक भी है, लेकिन बाद में साक्ष्यों को एक तार्किक क्रम में अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, या फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में वकील समझा नहीं दाया। बिल्कुल। अगर वकील उन साक्ष्यों को कानून के साथ जोड़कर जज को समझा नहीं पाया, तो वो बेहतरीन सबूत सिर्फ एक रद्दी कागज बन के रह जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल एक मास्टर शेफ प्रतियोगिता की तरह हो गया। मास्टर शेफ प्रतियोगिता? वो कैसे? देखिए, मान लीजिए एक प्रतियोगी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे महंगी और ताज़ा सामग्री है। सबसे अच्छे टमाटर, बेहतरीन मसाले, एकदम ताज़ा सब्जियां। ठीक है। ये सामग्री हमारे साक्ष्य या सबूत हैं।
लेकिन अगर उस प्रतियोगी की पकाने की विधि यानी ड्राफ्टिंग खराब है समझ रही हूँ। और डिश को प्लेट में सजा के जज के सामने परोसने का तरीका यानी आर्ग्यूमेंट्स एकदम अस्त व्यस्त हैं, तो मास्टर शेफ के जज उस डिश को तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। एकदम सही। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि टमाटर कितने ताजे थे या सामग्री कितनी महंगी थी। बिल्कुल। डिश का स्वाद खराब है तो वो बाहर है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है आपने। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा प्रतियोगी हो सकता है जिसकी सामग्री थोड़ी साधारण हो, लेकिन उसकी कुकिंग तकनीक, मसालों का संतुलन और प्रेजेंटेशन इतना शानदार हो कि वो बाजी मार ले जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है कोर्ट में। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो मनीष शुक्ला जी और अमन वाजपेयी जी ठीक यही बात समझा रहे हैं। न्याय व्यवस्था में बिना सही प्रेजेंटेशन के बेहतरीन सबूत भी फाइलों के ढेर में दबकर अपनी अहमियत खो देते हैं। सही बात है। ड्राफ्टिंग वो नींव है जिस पर आपके केस की पूरी इमारत खड़ी होती है। साक्ष्य वो ईंटें हैं और बहस वो कला है जो जज को दिखाती है कि ये इमारत कितनी मजबूत है। और अगर नींव ही कमजोर है तो ईंटें क्या करेंगी? वही तो, अगर नींव कमजोर है या चिनाई ठीक से नहीं हुई है तो केवल अच्छी ईंटें इमारत को गिरने से नहीं बचा सकती। लेकिन अगर ऐसा है तो ये मुझे थोड़ा परेशान भी कर रहा है। परेशान क्यों? क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग ही सब कुछ है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी न्याय प्रणाली को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। मतलब क्या इसका ये अर्थ नहीं निकलता कि जिसके पास सबसे अच्छा लीगल स्टोरी टेलर है या जिसके पास एक महंगा और चतुर वकील हायर करने के पैसे हैं, वही केस जीतेगा, भले ही वो असल जिंदगी में गलत हो? ये तो न्याय के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ लगता है मुझे। आपकी ये चिंता बहुत ही स्वाभाविक है। ये एक कठोर सवाल है। हालांकि हमारे स्रोत यानी मनीष शुक्ला जी और अमन वाजपेयी जी के नोट्स इस बात पर कोई नैतिक फैसला नहीं सुनाते कि ये सिस्टम सही है या गलत। तो वो क्या बताते हैं? वे बस इस बात का विश्लेषण करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब मैकेनिज्म क्या है। हमें ये समझना होगा कि अदालतें सर्वज्ञ नहीं होती। सर्वज्ञ नहीं मतलब सब कुछ जानने वाली? करेक्ट साइन हुआ था। हाँ, जज तो बस एक खाली स्लेट की तरह कमरे में बैठा है। ठीक कहा आपने। जज के पास सच्चाई जानने का कोई जादुई तरीका नहीं है। वो केवल उसी जानकारी पर निर्भर कर सकता है जो उसके सामने कानूनी नियमों के तहत पेश की जाती है। ये भी सही है। अदालत के लिए सच्चाई एक बहुत ही सापेक्ष शब्द है। कानूनी दुनिया में सच्चाई वही है जिसे तार्किक और प्रक्रियात्मक रूप से साबित किया जा सके। साबित किया जा सके? जी। जो बात अदालत में साबित नहीं की जा सकी, कानूनी नजरिए से वो घटना कभी घटी ही नहीं। इसीलिए नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी सच्चाई को सही तरीके से ड्राफ्ट करना और पेश करना ही एकमात्र रास्ता है। मतलब अदालत में सिर्फ सच्चा होना काफी नहीं है, आपको अपनी सच्चाई को साबित करने की कला भी आनी चाहिए। ये बहुत ही व्यवहारिक और आंखें खोलने वाली बात है। बिल्कुल। शानदार तरीके से अपने सबूत पेश किए और एकदम जोरदार बहस की। ठीक है, मान लिया अदालत ने सारे इश्यूज को उसके पक्ष में मान लिया और जजमेंट आ गया, केस जीत लिया गया, तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या अब वो इंसान चैन की नींद सो सकता है? आमतौर पर फिल्मों और टीवी सीरियल्स में तो ऐसा ही होता है। हाँ, जज साहब अपना हथौड़ा बजाते हैं, ऑर्डर कहते हैं, बिल्कुल फैसला सुनाते हैं और स्क्रीन पर द एंड लिखकर आ जाता है। दर्शक खुश होकर घर चले जाते हैं। लेकिन अमन वाजपेयी जी के नोट्स कानूनी हकीकत का एक और पर्दा उठाते हैं। अच्छा, अब क्या बचा है? असल कानूनी दुनिया में कई बार असली लड़ाई तो जजमेंट आने के बाद शुरू होती है। क्या? जीतने के बाद भी लड़ाई? इसका क्या मतलब है? प्रक्रिया तो खत्म हो जानी चाहिए ना? नहीं, अमन वाजपेयी जी के अनुसार जजमेंट आने के बाद कानूनी प्रक्रिया किसी भी तरह से समाप्त नहीं होती। यहाँ से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। दो रास्ते कौन से? पहला रास्ता उस व्यक्ति के लिए है जिसके खिलाफ फैसला आया है, यानी जो हार गया है। मनीष शुक्ला जी के मार्गदर्शन के अनुसार हार मानकर बैठ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हारने वाला क्या कर सकता है? कानूनी प्रणाली में इसके लिए बहुत ही स्पष्ट उपाय मौजूद हैं। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन के माध्यम से उस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। एक मिनट, इसे थोड़ा समझते हैं। जब कोई अपील करता है तो क्या वो हाई कोर्ट में जाकर शुरू से अपनी पूरी कहानी फिर से सुनाता है? मतलब क्या पूरा केस दोबारा शुरू होता है? नहीं, और यही वो जगह है जहां लोग अक्सर भ्रमित होते हैं।
अपील का मतलब निचली अदालत के पूरे ट्रायल को दोबारा दोहराना नहीं है। तो फिर हाईकोर्ट क्या करता है? जब मामला हाईकोर्ट जाता है तो वहां की अदालत मुख्य रूप से ये देखती है कि क्या निचली अदालत के जज से कोई कानूनी या मानवीय चूक हुई है। अच्छा, कोई प्रोसीजरल एरर? बिल्कुल। क्या उन्होंने किसी साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा? क्या उन्होंने कानून की किसी धारा का गलत इस्तेमाल किया? अपील में बहस इस बात पर ज्यादा होती है कि जजमेंट में तकनीकी रूप से क्या गलती है। कहानी पर नहीं। जी, इस बात पर नहीं कि कहानी में कौन अच्छा है और कौन बुरा। अच्छा, तो आप मूल रूप से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गणित के उस परीक्षक ने कॉपी चेक करते समय कोई स्टेप मिस कर दिया या टोटल करने में गलती कर दी? एकदम सटीक। ये तो हुई हारने वाले की बात। हाँ, और जीतने वाले का क्या? अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसके पक्ष में फैसला आया है, जो केस जीत गया है। यहीं पर मनीष शुक्ला जी अपने अनुभव से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी? वो बताते हैं कि सिर्फ मुकदमा जीतना और एक कागज पर अनुकूल जजमेंट प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है। उस फैसले को जमीन पर लागू करवाना भी उतना ही जरूरी है। लागू करवाना मतलब एग्जीक्यूशन? हाँ, जिसे कानूनी भाषा में एग्जीक्यूशन या निष्पादन कहते हैं। और सच मानिए, कई बार ये ट्रायल से भी ज्यादा मुश्किल हिस्सा साबित होता है। एग्जीक्यूशन, क्या इसका मतलब ये है कि अदालत का आदेश अपने आप लागू नहीं होता? क्या जजमेंट के बिना एग्जीक्यूशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? बिल्कुल। जब तक एग्जीक्यूशन ना हो वो सिर्फ एक घोषणा है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी ने 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली हो। मतलब उसके हाथ में विनिंग टिकट है, अखबारों में उसकी फोटो छप गई है, हर जगह नाम आ गया कि ये विजेता हैं। वो इंसान खुश हो रहा है कि वो करोड़पति बन गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो 10 करोड़ रुपए कभी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुए। उसके पास टिकट तो है पर पैसा नहीं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो इस पूरी स्थिति को एकदम परफेक्शन के साथ समझाती है ना? बिल्कुल। लॉटरी का टिकट आपका जजमेंट है, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा आना आपका एग्जीक्यूशन है। और मनीष शुक्ला जी के नोट्स इसी बात का गहराई से विश्लेषण करते हैं कि न्याय वास्तव में क्या है। न्याय केवल एक सैद्धांतिक जीत या अदालत के रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलों पर लिखी हुई हार जीत नहीं है। तो फिर असली न्याय क्या है? न्याय का असली अर्थ और उद्देश्य तब पूरा होता है जब मुवक्किल को वास्तव में वो राहत या रिलीफ मिल जाती है जिसका वो हकदार है। मतलब अगर अदालत ने अपने जजमेंट में कह दिया कि किसी व्यक्ति को उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए जिस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, हाँ, तो वो जमीन सिर्फ जज के बोलने से या कागज पर मोहर लगने से वापस नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो हारने वाला पक्ष है वो इतनी आसानी से अपनी चाबियां लाकर नहीं सौंप देगा। तो फिर जीतने वाले को क्या करना होगा? जीतने वाले को फिर से अदालत में एग्जीक्यूशन पिटीशन लगानी होगी। अदालत को पुलिस या अपने अधिकारियों को आदेश देना होगा कि वे जाएं और उस संपत्ति को खाली करवाकर असली मालिक को सौंपे। बाप रे, ये तो एक अलग ही लड़ाई हो गई। हाँ, और हारने वाला पक्ष इस एग्जीक्यूशन प्रक्रिया में भी कई तरह की कानूनी अड़चनें डाल सकता है। जब तक वो कागजी आदेश जमीन पर हकीकत में नहीं बदलता, जब तक उस व्यक्ति को वास्तव में उस जमीन का भौतिक कब्जा नहीं मिल जाता, एकदम सही, तब तक वो न्याय अधूरा है। इसीलिए नोट्स ये स्पष्ट करते हैं कि एक सफल वकील को सिर्फ जजमेंट प्राप्त करने तक का रास्ता नहीं पता होना चाहिए, बल्कि उससे उस जजमेंट को वास्तविकता में लागू करवाने की जटिल प्रक्रिया भी आनी चाहिए। ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। हमने शुरुआत की थी इस विचार से कि कानूनी फैसले मेडिकल एक्सरे की तरह साफ होते होंगे, लेकिन हमने देखा कि ये प्रक्रिया कितनी बहुआयामी और जटिल है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो मनीष शुक्ला जी और अमन बाजपेयी जी के नोट से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है जी, कि कानूनी दुनिया में एक सफल केस किसी जादू, किस्मत या सिर्फ एक सच्चा इंसान होने का खेल नहीं है। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों का एक सटीक और रणनीतिक संयोजन है। एकदम सही। और वो 3 चीजें हैं मजबूत ड्राफ्टिंग, सही तरीके से पेश किए गए साक्ष्य और एक प्रभावशाली बहस। हाँ, इन तीनों की ये त्रिमूर्ति ही किसी भी जजमेंट की दिशा तय करती है। आप कोर्ट में क्या बोलते हैं, कागजों पे क्या लिखते हैं और अपने सबूतों को उस लिखे और बोले गए शब्दों के साथ तार्किक रूप से कैसे जोड़ते हैं। यही वो फॉर्मूला है जो न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने अंत में समझा, इस त्रिमूर्ति के बाद भी एग्जीक्यूशन की वो अटूट कड़ी है जो कागजी न्याय को असल जिंदगी के न्याय में बदलती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो भावनाओं पर नहीं बल्कि प्रक्रिया और प्रमाणों पर चलती है। और सच कहूं तो इन नोट्स ने हमें उस प्रक्रिया के भीतर झांकने का एक बेहतरीन मौका दिया है। एकदम। तो आज हमने ये अच्छी तरह समझ लिया
कि कानूनी दुनिया के उस धुंधलेपन को साफ करने के लिए एक कुशल लीगल ड्राफ्टिंग और प्रेजेंटेशन रूपी रोशनी की सख्त जरूरत होती है। जी। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा और इन शानदार स्रोतों को समझने के बाद एक सवाल जो मन में बहुत गहराई तक घर कर जाता है वो ये है, अगर एक अदालत का फैसला मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि सबूतों को कितनी चतुराई से ड्राफ्ट किया गया और कितनी कुशलता से जज के सामने पेश किया गया, हाँ, तो क्या हमारी न्याय प्रणाली वास्तव में किसी निरपेक्ष सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज कर रही है, या फिर ये व्यवस्था जाने अनजाने में केवल अदालत के कमरे में सबसे बेहतरीन कानूनी कहानी बताने वाले को ही जीत का ताज पहना रही है? क्या वो एक्सरे मशीन जो सिर्फ सच और झूठ का सफेद और काला रंग दिखाती है, अदालत के कमरों के लिए कभी बनी ही नहीं थी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है।